कैसे आप लोग, आशा करता हूँ आप लोग सभी अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। तो रोज़ की तरह हमारे सब्सक्राइबर द्वारा भेजी काफ़ी इंटरेस्टिंग और सच्ची कहानी लेकर आए हैं। तो लगाइए हेडफोन और बिना देरी चलते अपनी पहले कहानी पर। तो आज की हमारी पहली कहानी जो है यह रमेश जी ने भेजी है और इनके साथ काफ़ी सच्ची घटना घटित हुआ था। और तो चलिए सुनते हैं इनकी ज़ुबानी। तो मेरा नाम रमेश है, मैं आपको यह कहानी बताने जा रहा हूँ, काफ़ी सच्ची है। तो दरअसल बात ऐसी है कि विजयदशमी का दिन था और पूरे गांव और बाज़ार में चहल पहल सा माहौल छाया हुआ था। तो घर को सजाने की तैयारियां चल रही थी कि मानो प्रभु श्री रामचंद्र जी का आगमन आज ही हो रहा हो। और हो भी क्यों ना, आज के दिन श्री राम जी का धरती पर अवतरित होने का कारण जो सफल हुआ है, तो असत्य पर सत्य के विजय का जो डंका रावण के राज्य में बजा है वो पूरे जगत में गूंज रहा है। तो खैर, तो हम लोग भी शाम को मेले का आयोजन देखने जाने के लिए योजना बना रहे थे। और मैं यानी रमेश और मेरे बच्चे रामू, जीतू और चंदा, हम सब मेला देखने के लिए उत्सुक थे। तो चंदा की माँ इस दुनिया में नहीं है, वह हमें पहले ही छोड़कर जा चुकी है। तो शाम के 4 बजने ही वाले थे कि हमारा सारा काम समाप्त हो गया और सब नए कपड़े पहनकर मेला देखने के लिए निकल पड़े। तो रास्ते में ही बातें होने लगी और रामू ने कहा कि मुझे तो बस एक बंदूक लेनी है और जलेबी समोसे खाने हैं। तो मैंने कहा कि जलेबी समोसे तो ठीक है, लेकिन बंदूक लेकर क्या आतंकवादी बनना है क्या? तो रामू ने जवाब दिया कि नहीं पिताजी, मैं बस देश का सिपाही बनना चाहता हूं और सभी आतंकवादियों को देश में घुसने से पहले ही मौत के घाट उतार दूंगा। तो मेरे सीना गर्व से ऊंचा हो उठा और रामू की पीठ थपथपाते हुए उसे शाबाशी दे दी। तभी चंदा बोल उठी कि मैं तो एक प्यारी सी गुड़िया लूँगी जिससे मैं पूरे दिन खेल सकूँगी। तो मैंने कहा ठीक है बच्चों, हम मेले में आ चुके हैं, अब पहले श्री रामचंद्र जी के हाथों से रावण का संहार होते हुए देखकर मेले का आनंद उठाते हैं। तो असत्य पर सत्य की विजय हुई और सब लोग सामान की खरीदी और करने लगे और हम लोग भी अपने मनपसंद चीज़ों को लेकर घर की ओर चल दिए। तो कुछ अंधेरा हो चुका था और फिर सड़क पर सब कुछ दिखाई पड़ रहा था। तो थोड़ी दूर जाते ही रास्ते में एक प्यारी सी गुड़िया पड़ी दिखाई दी और चंदा ने ज़ोर से आवाज़ दी, पापा मुझे कंधे से उतारो। और वह देखो, मेरी प्यारी सी गुड़िया से भी खूबसूरत गुड़िया रास्ते में पड़ी है, तो इसे ले लो। तो मैंने मना किया, इसके बावजूद भी वह जिद करके उसे उठा ही ली। तो हम सब घर आए और थके होने के कारण सब जल्दी सो गए। तो रात को करीब 1:30 बजे होंगे कि किसी के पैरों की आवाज़ आई और मेरी आंखें खुल गई। तो मैंने देखा कि चंदा ज़मीन पर बैठकर उस गुड़िया को देख रही है। तो मैंने सोने के लिए कहा और पानी पीने चल दिया। तो लौट कर देखा तो चंदा जैसे जैसे कर रही है वैसे ही उस गुड़िया का हाथ भी चल रहा है। यह देखकर आश्चर्य में पड़ गया, फिर मशीनरी चीज़ समझकर दोनों को सुला दिया। तो अगली रात फिर किसी के खिलखिले कर हंसने और फिर अचानक से रोने की आवाज़ सुनाई दी। तो मुझे लगा कि सपना होगा, लेकिन थोड़ी देर बाद बिस्तर के खींचने का आभास हुआ और जब उठकर देखा तो वो गुड़िया मेरे पैरों तक जा पहुंची थी। तो मैंने उसे उठाकर कपाट पर रखा और सो गया। तो दिन हुआ तो रामू, जीतू, चंदा सब मज़े से खेल रहे थे और फिर रात आई तो करीब 1:30 बजे ही उस गुड़िया के हाथ पैर हिलने लगे और सोते हुए भी चंदा उसी तरह कर रही थी। तो देखते देखते उस गुड़िया की आंखें से रक्त बहने लगा। यह देखकर मैं उठ खड़ा हुआ और चंदा को जगाने लगा। तो चंदा की आंखें खुली थी तो आंखों में पुतली ही नहीं थी। यह देखकर मैं डर गया और बिस्तर से नीचे जा खड़ा हुआ। मुझे कुछ सूझ ही नहीं रहा था कि मैं क्या करूं। और थोड़ी देर में ही गुड़िया की आंखों से रक्त निकलना बंद हुआ और चंदा भी शांत हो गई। तो किसी तरह रात बीती। सुबह होते ही मैं उस गुड़िया को घर के पीछे बने गड्ढे में फेंक आया। तो चंदा बहुत पूछने पर भी मैंने उस गुड़िया के बारे में कुछ भी नहीं बताया कि वह कहाँ है। तो दिन भर सब कुछ ठीक था। तो रात हुई, सब सोए हुए थे। रात के 1 बजने के बाद ही अचानक आवाज़ आई और उठकर देखा तो गुड़िया खिड़की के पास से अंदर गिरी थी। जैसे ही मैं उसे उठाने के लिए हाथ बढ़ाया, वह मेरे हाथों से चिपक गई और खून के टपकने से ज़मीन भी लाल होने लगी। तो हर तरफ सन्नाटा छाया हुआ था और मैं भयभीत अवस्था में किसी तरह हनुमान चालीसा पढ़ना शुरू किया और अचानक सब गायब हो गया। तो मैं रात भर बैठा रहा और सुबह होते हुए ओझा को बुलाया। तो उन्होंने सब कुछ देखने और सुनने के बाद कहा कि इसके अंदर किसी की आत्मा है जिसके शरीर का दाह नहीं किया गया है। तो यदि इसका अंतिम संस्कार कर दोगे तो तुम दोनों को इस परेशानी से मुक्ति मिल जाएगी। मैंने पंडित जी को बुलाया और गुड़िया को गड्ढे से निकाल कर नदी के किनारे अंतिम संस्कार करा दिया और इस मुक्त की परेशानी से छुटकारा मिल गया। तो अंततः आप सबसे अनुरोध है कि रास्ते में पड़े किसी भी सामान को तब तक ना उठाए जब तक आप उससे भली भांति परिचित ना हो। तो आशा करता हूँ आप लोग की कहानी
अच्छी लगी हो तो चलिए चलते हैं बिना देर करे अपने दूसरी कहानी पर। हमारी ये दूसरी कहानी जो सीमा जी ने भेजी है, और चलिए चलते हैं इनकी कहानी पर। तो मेरा नाम सीमा गुप्ता है और मैं दिल्ली का रहने वाली हूँ। तो आपको मैं कहानी भेज रही हूँ जो काफ़ी मेरे साथ घटित है, जो काफ़ी रियल है। तो दरअसल इसमें बात ऐसा है कि मेरा गांव झांसी से 60 किलोमीटर दूर है और मेरी ट्रेन का रिजर्वेशन झांसी से था। तो दिल्ली तक के लिए मैं अपने माँ बाबूजी से मिलने गई थी। तो गांव से जल्दी निकल आई थी क्योंकि गांव से फिर झांसी आने के लिए साधन नहीं मिलता। तो रोडवेज बसें नहीं मिलती, तो प्राइवेट साधन ही मिलते हैं। तो चलते काम और रुकते ज़्यादा हैं और तब तक ठूस के ना भर लिए जाए तो चलने का नाम ही नहीं लेते हैं। तो मुझे एक रोडवेज बस मिल गई थी तो झांसी तक के लिए। तो कुछ ही देर में मुझे एक रोडवेज बस मिल गई। तो मैं 5 बजे ही झांसी पहुंच गई और फिर वहां से एक ऑटो ली। तो स्टेशन पे पहुंची तो मेरी ट्रेन रात के 9 बजे की थी। तो मैंने सोचा कि अभी तो बहुत टाइम है ट्रेन के लिए, चलो कुछ किताबें ही खरीद कर पढ़ लेते हैं। तो मैंने मजूर और एहतासाम की सूखा बरगद खरीदी और एक कोल्ड ड्रिंक और एक चिप्स का पैकेट खरीद कर वेटिंग रूम में पहुंच गई। तो वेटिंग रूम की बेंचों में इक्का दुक्का ही लोग बैठे थे। तो मैंने किताब पढ़ना शुरू किया। तो किताब बहुत ही इंटरेस्टिंग थी और मैं पढ़ती गई। तो मैंने अपना बैग सर से लगाया और बेंच पर लेटकर पढ़ने लगी। तो एकाएक मुझे नींद आ गई। तो थोड़ी देर बाद मेरी आंखें खुली तो मैंने अपनी हैंड वॉच देखी तो शाम के 7 बज गए थे। तो वेटिंग रूम खाली था। बस बगल वाली बेंच में एक 18-19 साल का एक लड़का बैठा था। उसने मुझसे देखकर स्माइल पास की और मैंने भी हल्का सी मुस्कुराहट पास कर दी। तो उसने कानों में हेडफोन लगा रखे थे और एक कैप लगाया था। तो वाइट टी शर्ट और ओपन शर्ट चेक वाली थी। जीन्स और पूमा के शूज पहन रखे थे और हाथों में एक न्यूज़पेपर है। तो उसने अब तक उसका रोल बना दिया था। तो उसने अपना इंट्रोडक्शन दिया। उसने कहा कि हाय, आई एम पूरब सिंह। मैंने कहा कि मैं शोभना हूँ। उसने कहा कि मैं इंजीनियरिंग स्टूडेंट हूँ और खुजराहो घूमने आया था। तो मैं दिल्ली से हूँ। मैंने कहा कि मैं बैंक में पीए हूँ और झांसी के पास मेरा मायका है। मैं अपने माँ बाप से मिलने आई थी, अभी वापस दिल्ली जा रही हूँ। तो वैसे मेरे हस्बैंड इंजीनियर हैं। और तब उसने कहा कि वो दैट्स ग्रेट। तो उसने अपनी फैमिली के बारे में बताया कि वो इकलौता है और अपने घर में मम्मी पापा के बस। मैंने भी कहा कि मेरी 2 बेटियां हैं। तो बस ऐसे ही बातें होती रही। तो घड़ी देखी तो 8 बज रहे। तो मैंने सोचा कि खाना खा लेते हैं। तो मैंने खाना निकाला और उससे पूछा कि तुम भी खाना खा लो। तो बोला कि मैं खाना नहीं खाता। तो मुझे हंसी आ गई और मैंने कहा कि खाना नहीं खाते हो तो ज़िंदा कैसे रहते हो? तो वो बोला कि मैं ज़िंदा कहाँ हूँ। तो मैंने कहा कि मजाक मत करो, लो खा लो। और उसने खाने से मना कर दिया। तो मैंने खाना खा लिया और हाथ धोने वेटिंग रूम में वाशरूम में चली गई। तो वापस आई तो उसकी जगह पर वह नहीं था। तभी मेरे हस्बैंड का फोन आया। तो उनके एक सहकर्मी की बहन का बेटा खुजराहो गया था। तो घूमने 2 दिन के लिए कह कर गया था और 1 हफ्ते हो गए, अभी तक नहीं लौटा। इकलौता लड़का था। तो मैंने थोड़ी देर हस्बैंड से बातें करके फ़ोन काट दिया। वो अपना न्यूज़पेपर बेच पर छोड़कर चला गया था। तभी एक आदमी उसी बेंच पर आकर बोला, बहन जी ये आपका है? मैंने कहा कि नहीं, फिर भी। तो मन हुआ कि उस न्यूज़पेपर को ले लूं और मैंने ले लिया। तो वो न्यूज़पेपर 2-3 दिन का पहले का था और जिसमें एक गुमनाम इंसान के बारे में एक सूचना लिखी थी कि ये लाश हमें रेलवे ट्रैक पर मिली थी और इसके पॉकेट में आई कार्ड मिला है। तो जिसमें लिखा था इसका नाम पूरब सिंह है और इंजीनियरिंग कॉलेज दिल्ली का छात्र है। तो कॉलेज के पते की सहायता से पुलिस इसके घर वाले के बारे में जानने का प्रयास कर रही है और ये काफ़ी दिन से गुमनाम है। तो मैं वो खबर पढ़कर बाहर की ओर भागी। तो उसे ढूंढने देखा तो वो रेलवे ट्रैक पर खड़ा था और सामने से बहुत रफ्तार में ट्रेन आ रही थी। उसने मुझे बाय किया और जब तक कि मैं उसे रोक पाती ट्रेन उस पर चढ़ गई। लेकिन ट्रेन के गुजरने के बाद वहाँ कुछ भी नहीं था और वो ट्रैक के दूसरे साइड वाले प्लेटफॉर्म से बाय करते हुए गायब हो गया। शायद उसने मुझे चुना था अपने मरने की सूचना देने के लिए और शायद मुझे पता नहीं था कि वो मुझे ही क्यों चुना, लेकिन अपने घर वालों को बताने के लिए कि मैं अब इस दुनिया में नहीं हूँ
और मेरा एक दर्दनाक घटना हो गया है। और तो खैर ये काफ़ी रहस्यमय स्टोरी थी। और तो आशा करता हूँ आप लोग को ये कहानी अच्छी लगी होगी। तो प्लीज़ आप लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, ताकि हमें भी मोटिवेशन मिलता रहे। तो प्लीज़ आप नए हो तो प्लीज़ आप सब्सक्राइब कीजिएगा। तो खैर मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक बाय एंड टेक केयर।